Good evening, viewers. You're now watching Haryana Live. Gurugram police have busted a major international cyber fraud network linked to the Philippines and Cambodia. Acting on multiple complaints, 5 accused were arrested for operating illegal SIM box systems used for call routing and cyber scams, including digital arrest. The racket was uncovered in U Block and DLF Phase 3 after landlords reported suspicious activities. Police raids led to the seizure of 13 SIM boxes, over 500 SIM cards, routers, surveillance cameras, batteries and other telecom equipment. Investigations revealed that the gang routed calls via illegal gateways to bypass telecom system and carried out cyber fraud. The equipment was smuggled through a Philippines-Nepal-Bihar route before reaching different Indian cities. The accused were also involved in converting fraud money into cryptocurrency and sending it abroad. Links to cyber slavery operations in Cambodia have also emerged, where victims were allegedly forced into cybercrime activities. Police have registered multiple cases and further investigation is underway to trace the international network. तो साइबर फ्रॉड में सिमबॉक्स नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। क्या है पूरा मामला, किन किन लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने? देखिए, जो पूरा मामला है, पिछले 17 मार्च को हमने पहली जो है इसमें एफआईआर दर्ज करी थी। तो हमारे पास मकान मालिकों की तरफ से शिकायत आई थी कि कुछ लोगों ने उनका जो है घर या कमरा जो है वो किराए पे लिया और उसमें वो आते जाते नहीं है और उनको ऐसा शक है कि वो कुछ अवैध गतिविधि कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब रेड करी तो हमें ये सिमबॉक्स का नेटवर्क मिला। जो सिमबॉक्स वहाँ पे चल रहे थे, एक ह्यूमनलेस ऑपरेशन था। मतलब उनमें जब हम कमरों में गए तब हमें कोई व्यक्ति नहीं मिला और जो वहाँ की दशा मिली वो इस तरह से थी कि जो ये इलीगल डिवाइसेज जिनको हम सिमबॉक्स कह रहे हैं, ये सिमबॉक्स वहाँ रखे हुए थे। वो बैटरी और इन्वर्टर के माध्यम से भी कनेक्टेड थे कि अगर कोई लाइट वगैरह या बिजली चली जाए तब भी उसका पावर बैकअप रहे। वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल थे, वहाँ पे वाईफाई स्विचेस भी इंस्टॉल थे। तो ये हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ से बरामद की और हम भी बड़े सरप्राइज़ थे इस चीज़ से कि जो सिमबॉक्स का ऑपरेशन है बिल्कुल मानव रहित ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और लेकिन इसको पकड़ने के बाद में जो हमारे इंटेलिजेंस जो हमने जनरेट की, उसके बाद हम लगातार ये सिमबॉक्स और पकड़ते गए और हमने अभी तक कुल गुड़गांव में 15 सिमबॉक्स हमने रिकवर कर लिए हैं, बरामद कर लिए हैं। और 15 सिमबॉक्स के अलावा हमने वाईफाई कैमरा 7 वाईफाई कैमरा जिनमें ह्यूमन डिटेक्शन का फीचर भी अवेलेबल था, 7 वाईफाई राउटर्स हमने वहाँ से बरामद किए, 7 इन्वर्टर, 30 बैटरी, 29 वाईफाई स्विचेज जो है वो रिमोटली ऑपरेट किए जा सकते हैं। तो इनका भी जो व्यक्ति रिमोटली इनको ऑपरेट कर रहा था उसका फ़ायदा उसे मिला होगा। और 28 ईथरनेट वायर बरामद किए, 504 सिम कार्ड मिली है जो कि प्रथम दृष्टया फर्जी है। एक रेलवे टिकट हमें मिला है और एक कार्टून बॉक्स मिला है जिस पे कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। तो ये सारी बरामदगी जो हम 17 तारीख से जो हमने ऑपरेशन शुरू किया है और आज करीब इसको 13-14 दिन हो गए हैं, तो उसमें हमने इतनी जो है हमें सफलता मिली है। और इससे खास करके सिमबॉक्स का जो हमने एनालिसिस किया तो इसका जो उपयोग है वो इस काम के लिए हो रखा था कि जो इंटरनेशनल कॉल्स हैं, जो बाहर बैठे व्यक्ति हैं, उनको अगर सामान्य व्यक्ति को कोई फ़ोन करना होगा तो यहाँ का जो गेटवे है उसके थ्रू आना होगा और वो अगर उसमें फ्रॉड करेंगे तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन उसको बाईपास करने के लिए उनका जो ये डिवाइस है, उनका जो इलीगल सेटअप है, वो उनको मदद कर रहा था। और इसके थ्रू वो बाहर से बैठे वीओआईपी कॉल जिनको हम कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये एक इंटरनेट कॉल होती है जो एक ऐप से उसी ऐप पे की जाती है। इसमें जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप कॉलिंग है या हम इंस्टाग्राम से कॉलिंग करते हैं या टेलीग्राम से कोई कॉलिंग होती है तो उसको वीओआईपी कॉल कहते हैं। तो इस तरह की वीओआईपी कॉल को हमारी जो रूटीन की जो कॉल होती है, जो हमें ऑन डेली बेसिस हम अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करते हैं, उसमें कन्वर्जन भी होता था। तो सिम बॉक्स से उनको 2 एडवांटेज मिलते थे। एक तो वो इंटरनेशनल कॉल को गेटवे को बाईपास करके इंडिया में लैंड अप करवाते थे और उसके बाद उसको रूटीन की कॉल में भी कन्वर्ट करते थे, जिससे कि जिसको वो कॉल कर रहे हैं उसका भरोसा वो जीत पाते थे। तो ये सिम बॉक्स का जो हमने भंडाफोड़ किया है, इससे हमें साइबर क्राइम के 2 वर्टिकल्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल वर्टिकल, दूसरा होता है उसका टेलीकॉम वर्टिकल, जिसमें वो फर्जी सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। तो ये टेलीकॉम वर्टिकल पे हमने बहुत बड़ा अटैक किया है और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस तरह की जो कॉल जो लोगों को आती है, सिटीजन्स को आती है, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। सर, अक्रॉस द बॉर्डर कोई बैठा हुआ है वो इसको ऑपरेट कर रहा था? बिल्कुल, ये ट्रांसनेशनल जो है क्राइम है। इसके हमें प्रथम दृष्टया बड़े मजबूत सबूत हमें मिल चुके हैं और हमने जो गिरफ्तारियाँ इसमें करी है, अभी तक हमने इसमें 5 गिरफ्तारियाँ करी है। 5 लोगों को हमने इसमें गिरफ्तार किया है।
तो उनसे जो हमें मटेरियल मिला है, उनके फ़ोन के एग्ज़ामिनेशन से, उनके पास से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं, उससे ये बात कन्फर्म होती है कि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है और बाहर से बैठे हुए लोग जो हैं इसको अंजाम दे रहे हैं। उनको भी हमने जो है उनकी भी हमें आइडेंटिटी ढूँढनी है और उनको भी हम जल्द ही पकड़ने में कामयाब होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया है सर, उनका काम क्या था? वो क्या करते थे यहाँ से? क्या कॉल किया करते थे या कॉल को ट्रांसफर करते थे? क्या करते थे सर वो जिनको गिरफ्तार किया? उनका सबका जो है अलग-अलग रोल था, हमने जिनको गिरफ्तार किया है। तो हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डे 1 जब हमने ये सिम्बॉक्स का नेटवर्क जब हमने पकड़ा था, तो उस वक़्त हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि ये लोग कौन ऑपरेट करते हैं और ये जो है सिस्टम कैसे चल रहा है। तो हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की, जब हमने मकान मालिकों से रिकॉर्ड लिया कि ये कि किस व्यक्ति ने इनको किराए पे लिया, और वहाँ पे भी हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली, जिससे कि हमें ये पता चल पाया कि इनमें किसी व्यक्ति ने इसको भेजने का काम किया है, किसी व्यक्ति ने इनमें सिम कार्ड जो है उनको रिचार्ज कराने का काम किया है, किसी ने वहाँ इंटरनेट कनेक्शन लेने का काम किया है। तो वो हम आपको डिटेल में भी बता देंगे कि किस व्यक्ति का क्या रोल है। तो हर व्यक्ति का एक अलग-अलग रोल रहा है और वो अपने जो बाहर के बैठे हुए बॉसेज़ हैं, जो अभी तक हमें कन्फर्म्ड है कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे वो टच में थे और उनकी इंस्ट्रक्शंस पे वो काम कर रहे थे। Heading on to the next news. As announced by the Haryana state government earlier, wheat procurement has already begun in the state of April. In this connection, MLA from Balakbar, Mulchand Sharma, on Thursday has inspected a grain market locally called Anaj Mandi in his constituency. He told the market to ensure that adequate arrangements are made for farmers who have been arriving at the site with their produce. Speaking to media persons, the MLA said officials have already finalized all necessary arrangements, including provision of drinking water and restroom facilities, as well as availability of gunny bags. आज हम शाम तक जॉब भेजेंगे शाम तक वही थी। मैंने इनसे मैंने कहा पहले आना चाहिए, एक दिन पहले आना चाहिए। जब आपने मीटिंग में बोला है तो वो चीज़ एक दिन पहले होनी चाहिए, 2 दिन पहले होनी चाहिए। और शाम तक जरूरी आए थे, बोलो उनको आप जब ली आज से 25 दिन तो बारदाना तो आज होना चाहिए तुम्हारे पास। मंडी के अंदर निरीक्षण किया गया है, किस तरीके से व्यवस्था है, क्या कुछ? आज हरियाणा सरकार ने आज 1 तारीख से जो गेहूं की जो परचेजिंग की शुरुआत की है, उसके लिए हम सब लोग, हमारी मार्केट कमेटी के चेयरमैन भाई संजीव बेस्ता जी, सेक्रेटरी साहब और सभी आड़ती, किसान, मजदूर, व्यापारी सब मंडी में है कि हमने पूरी मंडी का जायजा लिया है कि आज इस समय पे किसान का रजिस्ट्रेशन हो, समय पे किसान की फसल का जो एजेंसियां हैं परचेज करें और समय पे जो गेहूं है उसको समय पे गोदाम में पहुंचाने का काम करें कि किसी तरह की किसान को कोई परेशानी ना हो और जल्दी जल्दी उठान भी हो और जल्दी जल्दी उसको परचेज करने का काम करें। आज पूरे हरियाणा में हर मंडी में हर विधायक हो, अधिकारी हो, हर मंडी में है इस समय पे किसानों की परचेजिंग की बात की जाए और फसल के दाम की बात की जाए, इसके साथ साथ बारदाने को लेकर किस तरीके के जो है वो इंतजाम? जो सरकार का रेट है, सरकार के रेट है 2595 85 जो है उस पर परचेजिंग करेंगे और एक एक दाने को हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और बारदाना जिस शाम को आना था, किसी कारण से मौसम खराब होने का बारदाना नहीं पहुंच पाया और आज परचेजिंग करेंगे, आज की शुरुआत करेंगे कि आज अपने फूड एंड सप्लाई का आज का दिन है और एक एक दाने को खरीदें, जो इसके पैरामीटर पर जो सूखा दाना होगा उसके एक को खरीद। स्वच्छ पानी और खाने की व्यवस्था को भी ध्यान में रखा गया? हाँ, मैंने उसको पानी की व्यवस्था भी देखी है और इनके वहाँ भी देखा, जहाँ रजिस्ट्रेशन उसको भी देखे, जहाँ अपना शौचालय है उसकी भी देखिए, साफ सफाई हो और उसके विशेष ध्यान रखा, जहाँ किसानों का रेस्ट हाउस जहाँ रुकने की व्यवस्था हो वो भी है, सारी उसकी व्यवस्था देखिए। खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, क्या मानते हैं कितना फायदेमंद होगा किसानों के लिए? किसान हो, मजदूर, जो किसान
जो भी कर्मचारी यहाँ काम करते हैं सबके लिए मात्र 10 रुपये की थाली देने का इंतजाम किया कि किसान को किसी भी तरह की कोई परेशानी पूरे हरियाणा में ना हो। उस सारी व्यवस्था को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए कि समय पे किसान की फसल की परचेजिंग हो और समय पे उठाना हो, इस सब का विशेष ध्यान रखा। Bhojpuri actor Pawan Singh has received relief after his co-star Anjali Raghav withdrew her complaint against him before the Faridabad Women's Commission. Raghav appeared before Commission chairperson Renu Bhatia and clarified that she no longer speaks or seeks action against the actor. Instead, she has demanded action against members of Pawan Singh's PR team. According to Raghav, after an incident during an event in Lucknow, derogatory comments and videos targeting her were circulated widely on social media. She said that although Pawan Singh had apologized to her, some individuals from his PR team allegedly continued trolling and posting malicious remarks online. Raghav stated that despite her earlier complaint to police and cyber cell, the online harassment continued. She has now urged the Women Commission to take action against those responsible within the actor's PR team. अंजलि, आप पहुंची है महिला आयोग के चेयरपर्सन के समक्ष, एक शिकायत आपने दी थी पवन सिंह के खिलाफ, क्या कुछ रहा है इस शिकायत में और किस तरीके से आई? पहले चीज तो मैं आपका ही करेक्ट करना चाहूंगी, यही आप लोगों ने फैलाया। मैंने पवन सिंह के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दी थी। मैंने वो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया था। मैंने शिकायत दी थी, उसमें 2-3 लोग हैं जो गंदे गंदे वीडियोस बना रहे थे मेरे अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट शिकायत दी थी। और उनकी टीम ने संतोष रेणु यादव और 1-2 लोग और हैं, आकाश वगैरह, जो बहुत ज्यादा मेरे लिए गलत बोल रहे थे। तो वो मैंने पूरा केस उसमें लिखा हुआ था, कैसे हुआ था, और कुछ उनकी टीम मेंबर्स ने भी बनाए थे वीडियो। तो इसलिए मैम ने उनको बोला था क्योंकि वो वहां से शुरू हुआ था और वही जानते हैं उन लोगों को जो वीडियोस बनाई, उनकी पीआर टीम। लेकिन आज पवन सिंह का नाम हटाया है और कुछ और लोगों के नाम ऐड करवाए आपने। पहले उनके नाम नहीं पता थे और वो केस वहां से शुरू हुआ था। तो मेरी कंप्लेंट में सिर्फ ये था कि पवन सिंह ने ऐसा किया, और उसके बाद उन्होंने माफी मांग ली और मैंने माफ कर दिया। लेकिन उनकी पीआर टीम ने बाद में ऐसे वीडियोस बनवाए जो कि बिल्कुल झूठ थे, और उसकी वजह से मुझे काफी हर्ट भी हुआ। और फोन साइट्स पे कुछ मेरे फोटोज वगैरह डाले गए थे। मैंने इस चीज की कंप्लेंट दी थी और वो वीडियो साथ में अटैच किए थे। क्योंकि ये मामला वहां से शुरू हुआ था, इसलिए उनसे पूछताछ की जाती। उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं था कि उनको अरेस्ट किया जाना था या कुछ भी, जो कि आप लोगों ने सारा मीडिया पे झूठ दिखाया। नहीं अंजलि, अभी अंजलि, आपने जिस तरीके से जो पीआर टीम, ऑब्वियसली पीआर टीम तो अपने आर्टिस्ट को बचाने के लिए सामने वाले की छवि खराब करती है और अपने आर्टिस्ट की सही करती है। पीआर टीम का काम रही होगी, ऑब्वियसली रही होगी। तो लेकिन उन्होंने तो सबके आगे मुझसे माफी मांग ली। तो पवन सिंह को आपने माफ कर दिया। अब जो 3 लोग हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई चाहते हैं? अब बाकी सारी चीजें हट गई हैं, लेकिन वो जो 3 लोग थे वो बार वीडियोस बना रहे थे, 3-4 लोग, उनके अगेंस्ट मैंने दिया था। और ऐसा नहीं है कि ये मैंने 6 महीने बाद दिया था, ये मैंने उसी टाइम दिया था, 6 महीने पहले साइबर में दिया हुआ था और पुलिस स्टेशन भी दिया हुआ था। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई की नहीं गई थी, तब ये मैंने महिला आयोग पहुंचाया। नहीं ले रही क्योंकि आप खुद कह रही है कि हो सकता है कि पवन सिंह की कंसर्ट रही हो क्योंकि उनकी पीआर टीम ऐसा कर रही है। हाँ, पीआर टीम लेकिन हिडन होती है ना, तो उस चीज को हम दिखा नहीं सकते ना। अब उनके टीम मेंबर्स भी वो वीडियोस बना रहे थे जो गलत बना रहे थे, लेकिन अब वो सारे हटा दिए गए और हो सकता है इस चीज के बाद हटाए गए हों। नहीं लगता किसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं लगता आपको? किसी का तो इशारा होगा। ये पुलिस का काम है ढूंढना कि किसके इशारे पर हो रहा है, ये मेरा काम नहीं है। एक आपने फिल्म डायरेक्टर का भी नाम दिया था, दिवांशु। हाँ, दिवांशु मैंने उनका ये नाम लिया था कि उन्होंने मुझे बोला था उस टाइम पर ही कि जो आपने वीडियो डाला है ये डिलीट करो, तभी सब कुछ शांत होगा। जो मेरे लिए नेगेटिव सब कुछ चल रहा था तो वो कंटिन्यू चले, और जब मैंने वो वीडियो सच में डिलीट किया तब थोड़ा मामला शांत हुआ था। महिला आयोग की तरफ से आपको क्या आश्वासन है? यही मिला है कि जिनके अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट किया, जिनके मैंने वीडियोस दिए थे मैम को, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो विवांशु का भी कोई इसमें रोल है आपको लगता है? विवांशु का रोल सिर्फ मैं इतना नहीं कह सकती, हाँ वो पुलिस देखेगी। Haryana's Agriculture and Farmers Welfare Minister Shyam Singh Rana on Thursday inspected the grain market in Radaur amid the ongoing wheat procurement drive. The minister interacted with Farmers Commission agents and officials to review procurement arrangements at the Anaj Mandi. Speaking to media, Rana said the inspection was carried out as per the directions of Nayab Singh Saini, under which legislators from all parties are visiting nearby mandis to ensure farmers do not face technical or operational difficulties. He added that officials including the SDM, Tehsildar and Market Secretary were present during the review, and around 95 to 98% of portal verification work already have been completed.
The government has said that they aim to ensure that farmers do not have to wait in markets during the procurement process. आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था भी पूरे भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियों के भी आजाद हैं, दूसरे भी हैं, सब विधायकों को हिदायत है भी आज मंडियों में जाएंगे सब, और मंडी में जाके वहाँ के किसानों से और दुकानदारों से जानकारी लेंगे भी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई पोर्टल वेरीफाई हो रहे कि नहीं हो रहे, किसी को किसान को कोई दिक्कत हो तो पता करके आओ। तो मैं यहाँ आया, अपने मंडी का जो सेक्रेटरी है, एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, सारे अधिकारी साथ खड़े, इनसे जानकारी ली, आड़तियों से भी, जो प्रधान है अपने यहाँ के, भाई कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो ये लगा भी 2 घंटे के अंदर 100% वेरिफिकेशन हो जाएगी। 95% 98% तो होगी, 1-2% की है वो 2-3 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। फिर भी हम दोबारा से फिर जानकारी लेंगे, फिर मुख्यमंत्री जी को रिपोर्ट करेंगे। उसमें ऐसा ये ट्रायल है, गेहूं में तो कोई दिक्कत नहीं है, गेहूं में तो फसलें जो है ना दिन रात कंबाइन चलती है, वो तो हम भी समझते हैं, लेकिन जो जीरिया का सीजन आएगा ना वो उसके लिए रात को दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत ही, लेकिन अब तो हमने कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, घंटे वाली भी कोई बात जो है वो सरकार के ध्यान में है, उसको कोशिश करेंगे, किसानों के अनुरूप ही काम करेंगे। नहीं रुकने का तो एक सेकंड भी नहीं रुकना पड़ेगा, अब वेरिफिकेशन होते ही अंदर आ जाएगा, तो उसमें क्या दिक्कत है, 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। भुगतान तो जैसे लिफ्टिंग होगी उसके साथ पेमेंट हो जाएगी 48 घंटे में, लिफ्टिंग के बाद 48 घंटे। That was on the wheat procurement drive. Heading out to another news where Bhiwani trade union and employee organizations observed a black-day protest against the implementation of new labour codes. Workers and employees gathered at Nehru Park and later burnt copies of labour codes at Ghantaghar Chowk, demanding their immediate repeal. The protest was jointly led by leaders from CITU, INTUC, AIUTUC and other unions with support from farmers' organizations and women groups. Demonstrators raised concern at that the labour codes would increase working hours, weaken union rights and promote contractual employment over permanent jobs. Protesters also demanded compensation for crops damaged by hailstorms, withdrawal of cases related to the farmer movement and condemned the arrest of Odisha farmer leader Prakash Malik. Union leaders warned that the new labour laws would turn workers into corporate slaves and vowed to intensify protests if their demands are not met. अनिल कुमार नाम है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन CITU जिला भिवानी सचिव। आज तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठनों की तरफ से काला दिवस मनाने का निर्णय है। आपको जानकारी होगी 26 नवंबर 2025 को मोदी सरकार ने 4 लेबर कोड लागू करने का निर्णय कर लिया और आज 1 अप्रैल से ये लेबर कोड लागू होने हैं। अभी 12 फरवरी को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की है, जिसमें भारी संख्या में मजदूर, किसान, कर्मचारियों ने हिस्सेदारी की है और उसी दौरान में ये आह्वान किया गया था जिसमें ये मोदी सरकार लेबर कोड को लागू करेगी, उस दिन को हम काला दिवस के रूप में, विरोध दिवस के रूप में मनाएंगे। तो आज पूरे देश में काला दिवस के रूप में तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठन मना रहे हैं। काली झंडे, पट्टियां लेकर के लेबर कोड की प्रतियां फूंकते हुए ये पूरे देश में इस प्रकार से लेबर कोड मनाया जा रहा है, लेबर कोड का विरोध किया जा रहा है। आज भिवानी में भी तमाम जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है वो इकट्ठा होकर के लेबर कोड का विरोध कर रही है। मैं राजकुमार, AIUTUC जिला सचिव भिवानी। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान के ऊपर, जिसमें हमारी ट्रेड यूनियन AIUTU भी शामिल है, उसके आह्वान के ऊपर पूरे भारतवर्ष में ये जो सरकार ने 44 जो श्रम कानून खत्म करके 4 लेबर कोड जो लेकर के सरकार आई है उनको पास कर चुकी है। आज 1 अप्रैल को
पूरे भारतवर्ष में इन 4 लेबर कोड को लागू करने जा रही है। इससे पूरे देश के मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र सब कुछ एकदम बर्बाद हो जाएगा। ये एकदम पूंजीपतियों के गुलाम बनाने जैसा कानून आज थोपने जा रही है सरकार। इसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष में जोरदार विरोध हो रहे हैं। आज काला दिवस के रूप में आज 1 अप्रैल को मनाया जा रहा है। सरकार को हम एकदम दबाव बनाएंगे, इन 4 लेबर कोड को रद्द करवाएंगे और जब तक ये 4 लेबर कोड रद्द नहीं होंगे हमारी लड़ाई लगातार तेज होगी और सड़कों पर आंदोलन करेंगे। ये सभी ट्रेड यूनियनों का आज आह्वान है। इसको लेकर के आज हमने नेहरू पार्क में काला दिवस के रूप में आज 1 अप्रैल को मनाया। उत्तर खोड़ा है, मैं इंटक का जिला भिवानी का अध्यक्ष हूँ। आज तमाम ट्रेड यूनियन एक मंच पर इकट्ठा होकर और आज जो सरकार ने जो मनमानी की है, जो लेबर कोड लेके आई है, उन लेबर कोड के विरोध में आल हिंदुस्तान के अंदर काला दिवस मनाया जा रहा है। और हम सरकार को, केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं, या तो सरकार इस लेबर कोड को वापस ले ले, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयंकर समय होगा। पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इस जो ये काले अंग्रेज आए हैं, इन अंग्रेजों का हम भगाने का काम करेंगे। जय मजदूर जय। Panic gripped Chandigarh's Sector 37 after a suspicious blast was reported outside BJP office on Wednesday. Following the incident, police and bomb disposal squad arrived at the scene to investigate into the matter. Fortunately, no injuries have been reported from the blast. A scooter though parked outside the building in Sector 37 suffered damage in the blast. Police are now scrutinizing CCTV footages and the area is put on high alert. According to reports, a team of the National Investigation Agency was also at the site to investigate the blast, which occurred at around 5 p.m. local time, a police officer said. Prima facie, it appears that a small crude-type device was thrown, Senior Superintendent of Police Kanwar Deep Kaur told reporters. That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.